हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंदर हम थ्योरी ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे। थ्योरी ऑफ रिएक्शन में हमने पहली थ्योरी कोलिजन थ्योरी पढ़ ली थी बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए। आज की अपनी दूसरी थ्योरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसके अलावा इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी बोलते हैं, और एक नाम और इसका है जो एमएससी में खासकर पूछा जाता है, आयरिंग इक्वेशन। आयरिंग साइंटिस्ट का नाम है आयरिंग इक्वेशन। एमएससी में इसका खास नाम आयरिंग इक्वेशन से दिया जाता है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी शॉर्ट में बोलते हैं टीएसटी या फिर एसीटी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। हम कल कोलिजन थ्योरी की बात की थी हमने। कोलिजन थ्योरी क्या कह रहा था कि जब कोई रिएक्शन होती है तो दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। आयरिंग ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि बस कोलाइड किए और प्रोडक्ट में चेंज हो गए। आयरिंग ने बोला कि ऐसा नहीं होता कि कोलाइड किए और प्रोडक्ट में चेंज हो गई। कोलाइड करते हैं यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब भी दो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ जैसे रिएक्टेंट है ये रिएक्शन करता है तो ये आपस में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ चलता है। जैसे ये A+B है, बायोमोलिकुलर की बात करता है, ये भी A+B है। जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड मेकिंग, इसके बॉन्ड टूटना और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होता है। और एक ये हाई एनर्जी का, जब ये पास आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। कल भी बताया था कि जब ये पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ेगा तो एक हाईएस्ट एनर्जी पे पहुंच जाते हैं जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ चलता रहता है, और ये हाईएस्ट एनर्जी पे पहुंच जाते हैं, जिससे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, AH स्टार। ठीक है, ये एनर्जी है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट एनर्जी पे पहुंच जाते हैं, जिससे हम ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये जब ये हाईएस्ट एनर्जी पे पहुंच जाता है तो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट एक दूसरे के साथ किस में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये कि पोस्टुलेट देखना, यहाँ पे रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट एक साथ क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। और फिर यहाँ पे जब ये पहुंच जाता है तो इसके बाद ये डिकम्पोज होके किस में जाता है, प्रोडक्ट में जाता है। जिसे इसे K2 बोल देता हूं मैं, इसे मैं बोल देता हूं K इक्विलिब्रियम H। एक्टिवेटेड के लिए है K इक्विलिब्रियम H। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोला कि रिएक्टेंट आपस में आते हैं तो जब ये पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है तो एक हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाते हैं, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट आपस में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और प्रोडक्ट फिर यहाँ से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। चीजें देखना, ये दोनों जब इक्विलिब्रियम में तो ये प्रोडक्ट में जाना नहीं चाहिए। तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में एक वर्ड बताया था आपको, क्वासी। तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कौन सा है, क्वासी इक्विलिब्रियम, आभासी। क्वासी इक्विलिब्रियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आभासी इक्विलिब्रियम, है ना। क्वासी का मतलब है आभासी, काल्पनिक, छद्म, साम्य, इक्विलिब्रियम साम्य, आभासी साम्य। ये साम्य होता नहीं, हमें साम्य लगता है क्योंकि ये बिल्कुल स्लो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है। रिएक्ट जो ये है अपना ट्रांजिशन स्टेट, ये बिल्कुल प्रोडक्ट की तरफ सिमुलेटेनियसली इनफाइनाइट सेमली प्रोडक्ट की तरफ चेंज होती रहती है, बिल्कुल धीरे धीरे प्रोडक्ट की तरफ चेंज होती रहती है। इसलिए इक्विलिब्रियम हमें लगता है लेकिन होता नहीं, इसलिए बोलते हैं क्वासी इक्विलिब्रियम। तो याद रखना, इस स्टेट में रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट किस में रहती है, क्वासी इक्विलिब्रियम में। कौन कौन रहता है, रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है, क्वासी इक्विलिब्रियम में रहती है। और देखना, जब यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और बॉन्ड टूटेगा तो अपने को पता है बॉन्ड टूटने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। यही रेस्पॉन्सिबल होता है ना बॉन्ड टूटने के लिए। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जब हाईएस्ट, बहुत ऊंची एनर्जी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, बहुत हाइयर लेवल पे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल क्या टूटेगा, तो 1 वाइब्रेशनल
लेवल किस में चेंज हो जाता है? ट्रांसलेशनल में। कहां पे? टीएस पे। जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में, एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेंज हो जाती है। दो चीजें याद रखना, यहाँ पे रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में क्वासी इक्विलिब्रियम होता है। बहुत हाइयर एनर्जी पे बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटने के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए ट्रांजिशन स्टेट में वन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में चेंज हो जाती है? वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के। अब देखना, ये अपनी रिएक्शन हो गई, ये अपनी रिएक्शन हो गई, तो रेट दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। रेट डायरेक्टली डिपेंड करेगी, पहली चीज तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितना बना, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू रेट, दो चीजों पे डिपेंड करेगी। इसके अनुसार कोलिजन में हमने देखा था कोलाइड हो रही तो कोलिजन पे डिपेंड कर रही थी, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ टीएस इनटू प्रोडक्ट। तो रेट दो चीजों पे डिपेंड करेगी, तो इसकी कंसंट्रेशन और किस फ्रीक्वेंसी से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, इन दो चीजों पे डिपेंड करेगी। तो रेट इज इक्वल टू न्यू, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी इनटू ए बी स्टार, ए बी स्टार, इस पे डिपेंड करेगी। अब हमें ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो पहली देखना, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं अपन। फ्रीक्वेंसी अपने को पता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल लेवल के काम आ रही है, वाइब्रेशनल लेवल के काम आ रही है। तो हमने मान लिया कि किसी न्यू फ्रीक्वेंसी पे बॉन्ड टूट रहा है, न्यू फ्रीक्वेंसी पे बॉन्ड टूट रहा है, तो एनर्जी क्या होगी? E इज इक्वल टू एच न्यू वाइब्रेशनल के लिए, है ना। और टेम्परेचर बहुत हाई पे टूटता है। पहली चीज तो देख लिया कि हमने मान लिया कि न्यू फ्रीक्वेंसी से टूट रहा है तो एनर्जी क्या होगी? एच न्यू, क्योंकि वाइब्रेशनल के लिए अपन एच न्यू दे सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू वाइब्रेशनल। और दूसरा एट हाई टेम्परेचर E इज इक्वल टू के बी टी, के टी, बी क्या है? बोल्ट्जमान, के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट टी। देखना ये ए बी बहुत हाई टेम्परेचर पे टूटता है, हाई टेम्परेचर पे टूटता है। तो हमने मान लिया कि न्यू फ्रीक्वेंसी हमने इसे बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ई क्या हो जाएगा? न्यू फ्रीक्वेंसी से तो एच न्यू हो जाएगा। क्वांटम क्या कहता है? इज इक्वल टू एच न्यू। और बहुत हाई एनर्जी पे टूट रहा है तो बहुत हाई एनर्जी पे वाइब्रेशन लेवल बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। थोड़ी बहुत स्टीरियो आपको स्पेक्ट्रो याद हो तो वाइब्रेशन लेवल बिल्कुल पास पास आ जाती है, एकदम कंटिन्यूस हो जाती है। और कंटिन्यूस के लिए मैं ई इज इक्वल टू क्या दे सकता हूँ? के टी। ये तो किससे आ रहा है? क्वांटम से, कि न्यू एनर्जी पे बॉन्ड टूट रहा है तो इज इक्वल टू एच न्यू। बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड टूटता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड टूटता है तो वाइब्रेशनल लेवल बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, वो क्लासिकल बिहेव करते हैं। और क्लासिकल के अकॉर्डिंग एनर्जी कितनी होती है? के टी। ये दोनों बराबर होते हैं तो यहां से न्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहां से न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के टी अपॉन एच, न्यू की वैल्यू तो आ गई। अब अपने को चाहिए ए बी स्टार। अब देखना के इक्विलिब्रियम स्टार कितना लिख सकता हूं मैं? के इक्विलिब्रियम फॉर्म क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखूंगा ना। तो यहां से ए बी स्टार कितना आ जाएगा? के इक्विलिब्रियम स्टार ए बी, ये यहां पे लिखूंगा तो रेट कितनी आ जाएगी? रेट इज इक्वल टू के बी टी अपॉन एच, के बी टी अपॉन एच, के इक्यू स्टार ए बी, ये लिखूंगा ना रेट। ये ए बी तो रेट में काउंट आ रही है तो ये क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के टू, ये क्या है? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू के बी टी अपॉन एच, के इक्विलिब्रियम। समझ में आया? यहां तक ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहती है कि दो कंपाउंड मिलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा।
तो रिएक्शन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एक तो कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और किस फ्रीक्वेंसी से ये डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए हम मैं क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स दोनों काम लूंगा। क्वांटम मैकेनिक्स से फ्रीक्वेंसी न्यू मानूं तो एनर्जी आ जाएगी E = h न्यू, और हाई टेम्परेचर में टूट रहा है तो E = kT। क्लासिकल दोनों को इक्वल करूंगा तो न्यू = kT/h। AB* निकालने के लिए मैं K इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला काम में लूंगा, K इक्विलिब्रियम = AB*/AB, AB* = K इक्विलिब्रियम A/B, दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो ये आ जाएगा रेट = ये तो यदि मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हटा दूँ तो ये क्या बचेगा, रेट कांस्टेंट, जैसे मैंने K2 से मेंशन कर दिया बाई मॉलिक्यूल के लिए, K2 = KBT/H, K इक्विलिब्रियम। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इतनी चीज़ को हटा देता हूँ, है ना, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब मैं इतनी चीज़ को हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ एक बार, है ना। देखना अपने पास फॉर्मूला आ गया K2 = थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ ना, K2 = KBT/H, K इक्विलिब्रियम स्टार। अब इससे मैं दो तरीके से सॉल्व करूँगा। इसे सॉल्व करने के लिए दो मेथड काम में लूँगा। पहला है थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट और दूसरा है स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट पेपर में कम पूछा जाता है, थर्मोडायनेमिक ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों है, इंपॉर्टेंट दोनों है। तो सबसे पहले अपन थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल की बाद में करेंगे। थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन जानते होंगे आप, ∆G = -RT ln K इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन पढ़िए। तो यहां से ये K* की बात देखना कहां तक कर रहा है, ये रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्शन हो रही है, तो ये सिर्फ इतनी देर दूरी की बात कर रहा है, A+B चेंज इनटू AB*, सिर्फ यहां तक की बात हो रही है, सिर्फ इस स्टेट की, आगे की बात नहीं कर रहा है ये कहीं भी, आगे तो भूल ही जाओ चाहिए, है ना। तो ये सिर्फ इतनी स्टेट की बात कर रहा है। इसके लिए जब ये मैं इक्विलिब्रियम वाली स्टेट के लिए लिखूंगा तो ∆G H = -RT ln K इक्विलिब्रियम H लिख सकता हूं। तो यहां से K इक्विलिब्रियम H कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा, देखना -∆G/RT, और ln हटेगा तो e की पावर -∆G*/RT लिख सकता हूं ना। तो अपने पास K2 कितना आ जाएगा, K2 = KBT/H e की पावर -∆G*/RT। ∆G* का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम तक की बात हो रहा है। पहला फॉर्मूला तो ये आ गया, K2 = KBT, यानी कि डायरेक्ट फ्री एनर्जी पे डिपेंड करता है। यदि फ्री एनर्जी बढ़ेगी तो K2 क्या होगा, कम होगा, और फ्री एनर्जी कम होगी तो K2 क्या होगा, ज्यादा होगा। डायरेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी की तरह आ गई ना, देखो E/RT, E⁻⁻E/RT, तो ∆G और E एक जैसा काम कर रहा है, तो ये K2 कम होगा कि ज्यादा होगा, समझ में आ गया। किस पे डिपेंड कर रहा है, ∆G पे। ये यहां से पहली चीज आ गई, ये आगे काम आएगा अपने ये फॉर्मूला भी, और वरना कई बार पेपर में सिर्फ ∆G और K2 के बीच में रिलेशन पूछे तो आप यहां से निकाल सकते हो। अब दूसरा देखना, अपन जानते हैं ∆G = ∆H - T∆S, तो ∆G* करूंगा या H लिख देता हूं, H लिखता जा रहा हूं तो ये लिख सकता हूं, ये यहां पे रखूंगा तो K2 कितना आ जाएगा, KBT/H e की पावर ∆G की जगह मैं रखूंगा ∆H - T∆S। ∆H के एंथैल्पी, सारी की सारी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक बात हो रही है। एंट्रोपी क्या है, ∆S के एंट्रोपी, ये मैं यहाँ पे रखूंगा तो ∆H की जगह ∆G की जगह पहले ∆H रखूंगा तो ये आ जाएगा -∆H*/RT इंटू E की पावर, देखना पहले रखा ∆H तो -∆H, फिर -T∆S रखा तो पॉजिटिव हो गया, ∆SH/R
ये दूसरा फॉर्मूला आ गया आपके पास। सारे फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। याद क्या रखने, कंटिन्यूस लेगा डेल जी जगह मैंने ये रख दिया तो ये आ गया डेल एच स्टार अपॉन आर। ठीक है, अब देखना डेल एच एच कितना होता है, डेल यू एच प्लस डेल एन जी आर टी। ये रिलेशन करवाया है मैंने थर्मोडायनेमिक्स में, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, के टू इज इक्वल टू के बी टी अपॉन एच। ये मैं इधर ले आता हूँ ई की पावर डेल एस स्टार अपॉन आर। ये मैं यहाँ पे रखूंगा तो डेल एच की जगह डेल यू रखूंगा तो ये डेल, पहले तो डेल एन जी आर टी रखता हूँ। देखना पहले मैं रख देता हूँ पूरा, माइनस डेल यू स्टार प्लस डेल एन जी आर टी। ये भी स्टार ही लगा देता हूँ, डेल एन जी। स्टार का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक बात हो रही है, अपॉन आर टी, है ना। तो के टू कितना लिखा जाएगा, के बी टी अपॉन एच ई की पावर डेल एस स्टार अपॉन आर इंटू ई की पावर, ये देखना ये डेल जी इधर माइनस में जाएगा तो ये डेल यू अपॉन आर टी, और डेल एन जी से आर टी कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस डेल एन जी स्टार ई की पावर माइनस डेल यू स्टार अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला आ गया, डेल एन जी स्टार डेल यू अपॉन आर टी। यहाँ पे मैं एल एन ले लेता हूँ दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, एल एन के टू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका एल एन के बी अपॉन एच प्लस एल एन टी प्लस डेल एस स्टार अपॉन आर माइनस डेल एन जी स्टार और माइनस डेल यू स्टार अपॉन आर टी। एल एन ले लिया, लॉग ले लिया एल एन के टी, के बी एच को अलग रख लिया, टी का एल एन टी, इसका ई हट जाएगा डेल स्टार अपॉन आर, इसका ई हट जाएगा माइनस डेल एन जी, इसका ई हट जाएगा माइनस डेल यू स्टार अपॉन आर टी। ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले में हटाते हुए चल रहा हूँ, लास्ट में समराइज में लिखूंगा सारे फॉर्मूले एक साथ। देखना तो डी एल एन के अपॉन डी टी कर दूंगा, डेल एल एन के टू अपॉन डेल टी कर दूंगा तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशियल जीरो, इसका 1/t। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट जीरो, ये कांस्टेंट जीरो, डेल यू अपॉन आर टी हम कर चुके हैं ई की तरह, तो इसका प्लस डेल यू एच अपॉन आर टी स्क्वायर, यही आएगा ना, डेल यू अपॉन आर 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, तो प्लस ये आ जाएगा। और डी एल एन के टू अपॉन डी टी याद होगा सबको, ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, आरएनएस, आरएनएस यही कहता है। दोनों की कंपेयर करोगे तो ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/t प्लस डेल यू स्टार अपॉन आर टी स्क्वायर। आर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ई ए इज इक्वल टू आर टी प्लस डेल यू एच, ये आ जाएगा डेल यू एच। तो डेल यू एच कितना आ जाएगा, ई ए माइनस आर टी, ये वैल्यू आप यहां रख दो, ई ए माइनस आर टी। तो देखना के टू कितना आ जाएगा आपका, के बी टी अपॉन एच ई की पावर डेल एस स्टार अपॉन आर ई की पावर माइनस डेल एन जी स्टार, और ई की पावर डेल यू की जगह क्या रख दूंगा, ई ए माइनस आर टी, तो माइनस ई ए प्लस आर टी अपॉन आर टी, यही होगा ना। तो के टू आपका कितना आ जाएगा, के बी टी अपॉन एच ई की पावर डेल एस स्टार अपॉन आर माइनस ई अपॉन आर टी, ये वन इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा ई की पावर
1 माइनस डेल एन जी स्टार ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला है फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं। देखना तो K2 का फॉर्मूला है KT अपॉन एच ई की पावर डेल एच स्टार अपॉन आर ई की पावर माइनस डेल एन जी स्टार ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। जहां डेल एन जी क्या है, डेल एन जी अपने को पता है वही रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, किसके लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए। यहां एक चीज और बताऊंगा आपको, देखना इंटरेस्टिंग। तो अपने पास एक फॉर्मूला ये आया है ना, और डेल यू स्टार हम जानते हैं क्या होता है। फिर से देखना, डेल एच स्टार इज इक्वल टू डेल यू स्टार प्लस डेल एन जी आर टी, और डेल यू की जगह मैं रख देता हूं ई अपॉन आर टी। तो डेल एच इज इक्वल टू ई ए माइनस आर टी प्लस डेल एन जी स्टार आर टी। तो डेल एच स्टार इज इक्वल टू ई ए प्लस डेल एन जी माइनस 1 आर टी। आपको इंपॉर्टेंटली दो फॉर्मूले याद रखने, एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। डेल एच और ई ए के बीच में रिलेशन नेट में बहुत बार पूछता है। डेल एच और ई ए के बीच में रिलेशन होता है डेल एच जी स्टार इक्वल टू ई ए प्लस डेल एन जी माइनस 1 आर टी। और K2 क्या होगा, के बी टी अपॉन एच ई की पावर डेल एच स्टार अपॉन आर की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। एक टर्म और आती है, ये साथ में हमेशा याद रखना, ई की पावर 1 माइनस डेल एन जी। ठीक है, अब डेल एन जी कैसे कैलकुलेट करें, दोनों फॉर्मूले हो गए, दोनों फॉर्मूले हो गए। अब देखना मैं एक साथ सारे फॉर्मूले लिख देता हूं, एक साथ सारे फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं रहे। पहला फॉर्मूला है आपका K2 इज इक्वल टू KT अपॉन एच ई की पावर माइनस डेल जी स्टार अपॉन आर टी। फिर डेल जी स्टार की जगह आया KT अपॉन एच ई की पावर माइनस ई की पावर डेल एच स्टार अपॉन आर ई की पावर माइनस डेल एच स्टार अपॉन आर टी, है ना। फिर डेल एच से डेल यू चेंज किया तो क्या आया, K2 इज इक्वल टू KT अपॉन एच ई की पावर डेल एच स्टार अपॉन आर ई की पावर 1 माइनस डेल एन जी स्टार ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। और आपके पास ये क्या है, डेल एच स्टार इज इक्वल टू ई ए प्लस डेल एन जी स्टार माइनस 1 आर टी। ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, चार फॉर्मूले, है ना। अब देखना डेल एन जी की वैल्यू, डेल एन जी क्या है, यहां से लेके यहां तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस रिएक्टेंट, ये क्या है डेल एन जी स्टार। अब फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए देखना, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है तो सारे के सारे रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अपन क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं, जैसे A प्लस बी मिला तो यहां से A B दोनों आपस में ऐड हो गई, तो 3 होंगे तो 3 मिल जाएंगे, 4 होंगे तो 4 मिल जाएंगे। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में तो हमेशा 1 रहता है ना। तो डेल एन जी का फॉर्मूला आप ये किया रख सकते हो, डेल एन जी एच इज इक्वल टू 1 माइनस रिएक्टेंट, ये याद रख लो। तो फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर डेल एन जी एच कितना आ जाएगा, यूनिमोलिकुलर मतलब रिएक्टेंट 1 माइनस 1 0, डेल एन जी कितना हो जाएगा 0। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए डेल एन जी 0 होगा तो ये ई की पावर 1 आएगा और ये बचेगा। और डेल एन जी 1 0 है, इसका मतलब एंट्रोपी क्या है, नो चेंज। इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज नहीं हुई, ये एंट्रोपी चेंज तो अलग चीज है, इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज नहीं हुई। अब मैं फॉर बाइमोलिकुलर रिएक्शन करूं तो डेल एन जी स्टार कितना आ जाएगा, देखना यहां पे 2 रहेगा लेकिन यहां तो हमेशा ही 1 रहेगा, हमेशा 1 रहेगा तो 1 माइनस 2, तो डेल एन जी स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1।
फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए डेल जे स्टार -1, तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है तो डेल एच कितना हो जाएगा, EA -2RT, और ये भी क्या हो जाएगा -1 2, तो K2 कितना हो जाएगा, KT अपॉन H e की पावर डेल एच स्टार अपॉन R E स्क्वायर e की पावर -EA अपॉन RT। समझ गए। बाईमोलिकुलर रिएक्शन के लिए डेल एनजी कितना आएगा -1, यूनिमोलिकुलर के लिए 0। ये कहीं मत करना ना, बाईमोलिकुलर रिएक्शन के लिए A + B आपको दे दे P + Q, और आपको डेल एनजी पूछे कितना है, डेल एनजी स्टार, तो आप करोगे 2 - 2 0, गलत हो जाएगा, क्योंकि बात किसकी कर रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। तो फॉर्मूला याद रखना आप, डेल एनजी स्टार इक्वल टू 1 माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितना है, यूनिमोलिकुलर है तो 0, बाईमोलिकुलर है तो 1 -1, ट्राइमोलिकुलर है तो -2। अब देखना डेल एन जी इक्वल टू -1, डेल एन जी इक्वल टू -1 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 गैसेस मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 1 गैसेस मॉलिक्यूल है, तो एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज। एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज। समझ गए। मैं बैठा देता हूँ। यदि डेल एन जी स्टार क्या है, 0 है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट है ना, क्योंकि जैसे यूनिमोलिकुलर। और डेल एन जी एच क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट कम हो रहे हैं, रिएक्टेंट कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीज है, जैसे बायोमोलिकुलर। तो आपसे पूछे बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज। एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, यह फॉर्मूले है। एक चीज और देखना, इस इक्वेशन से यदि मैं इस टी को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, K2/T इज इक्वल टू K/H e की पावर डेल एच स्टार अपॉन R e की पावर माइनस डेल एच स्टार अपॉन RT, और मैं ln K2/T ले लूँ तो ये सारा का सारा कांस्टेंट, इसे मैं बोल देता हूँ ln A या ln P माइनस डेल एच अपॉन RT लिख सकता हूँ। समझ रहे हो। इस टी को मैं इधर ले गया तो K2/T इज इक्वल टू KH अपॉन e की पावर डेल एच स्टार अपॉन R, K भी कांस्टेंट, H भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, डेल एच एंट्रोपी भी कांस्टेंट वाला, तो इसे मैं P दे दिया ln P माइनस डेल एच अपॉन RT। तो यहाँ से ln K2/T वर्सेज 1/T के बीच में यदि ग्राफ खींचता हूँ तो ग्राफ कैसा आएगा, ये y इज इक्वल टू mx अपॉन c, तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग, स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग, और स्लोप क्या होगा, माइनस डेल एच अपॉन R। स्लोप क्या होगा, माइनस डेल एच अपॉन R। ठीक है, एक ये है। और अब देखना इस इक्वेशन की यदि मैं आर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो A क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू आ जाएगा KT/H e की पावर डेल एच स्टार अपॉन R e की पावर 1 माइनस डेल एन जी स्टार। ये क्या आ जाएगा, A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कितना आ जाएगा, बाई TST ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कितना आ जाएगा, क्योंकि अपना K2 क्या होगा, A की पावर माइनस E अपॉन RT, ये हट जाएगा तो A क्या आ जाएगा, KT/H e की पावर डेल स्टार अपॉन R e की पावर 1 माइनस डेल एन जी स्टार। ये आ जाएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और यदि मैं इसे कोलिजन थ्योरी से कंपेयर करूं तो कोलिजन थ्योरी में भी यही होता है। ये फिर किसकी वैल्यू होती है, Z की, तो Z इज इक्वल टू KT/H e की पावर डेल एस स्टार अपॉन R e की पावर 1 माइनस डेल एन जी स्टार। इसे बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछे तो क्या होती है, ये होती है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अगर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पूछे तो ये होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे तो नेट में क्वेश्चन पूछता है,
और इससे पूछता है गेट में। गेट वालों का तो ये फेवरेट ही है, फेवरेट ही है, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन जो नेट गेट में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, गेट 2018 का क्वेश्चन है। फॉर ए बायोमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन आपको दे रखी है। तो यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर की बात, पहली चीज तो कोलिजन थ्योरी बात ही नहीं करता। कौन बात करता है? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बात करता है। P प्लस क्यू चेंज इक्वल टू आर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपको दे रखा है और स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन पूछा है। तो देखो बायोमोलिकुलर की बात करके स्टैंडर्ड एंट्रोपी पूछा, तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी अपने को पता है कौन फाइंड आउट करता है? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो उसके अनुसार से एक्सपोनेंशियल फैक्टर का फॉर्मूला क्या आता है? K इज इक्वल टू KBT अपॉन H e की पावर डेल एस स्टार अपॉन R e की पावर 1 माइनस डेल एन जी स्टार। यही आया था ना, एक फॉर्मूला लिखा था। इसमें एक टर्म और ऐड करना, यदि आपको कंसंट्रेशन अलग अलग दे रखी हो, नॉर्मल में तो यही होता है 1 मोल कंसंट्रेशन के लिए, लेकिन आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलग अलग दे दे तो यहाँ पे आप कर देना C नोट, कंसंट्रेशन का डिवाइड कर देना। 1 मोल के लिए होता है, यदि 1 मोल से ज्यादा कंसंट्रेशन है तो C नोट का क्या कर देना? डिवाइड कर देना। ये फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो आपको क्या देखा? A दे रखा है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 13। KBT की वैल्यू आपको पता है, KB क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस 23। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298। C नोट की वैल्यू 1 दे रखी है। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 E की पावर डेल एस स्टार पूछा है, एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। ये कहाँ तक है? एक्टिवेशन तक ही, एक्टिवेशन स्टेट तक ही है। R की वैल्यू आपको पता है, एक बार मैं रख देता हूँ। E की पावर 1 माइनस, अब डेल एन जी की वैल्यू कितनी आएगी? रिएक्शन देखना क्या है? बाइमोलिकुलर रिएक्शन। और मैंने आपको बताया था डेल एन जी स्टार का फॉर्मूला आप याद रखो, 1 माइनस रिएक्टेंट, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 1 माइनस बायोमोलिकुलर रिएक्टेंट 2, तो डेल एन जी इज इक्वल टू -1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो E स्क्वायर। अब आपके पास देख लो, इसे सॉल्व करोगे तो ये है ना, ये इधर ले जाके सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1.60 इज इक्वल टू E की पावर डेल एस स्टार अपॉन R E की पावर 2, है ना। फिर E की पावर 2 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0.21 इज इक्वल टू E की पावर डेल एस स्टार अपॉन R। ये इधर ले जाओगे तो डेल एस स्टार अपॉन R कितना आ जाएगा? ln 0.21, ये वैल्यू आएगी -1.5। और R को इधर ले जाके R की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा? डेल एस स्टार इज इक्वल टू -1.5 इंटू 8.314, आपकी वैल्यू आ जाएगी -12.71 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आपका आ जाएगा आंसर। गेट में कैलकुलेटर मिलता है तो कैलकुलेशन कोई हार्ड काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखनी है आपको। K की वैल्यू पता होनी चाहिए, H की वैल्यू पता होनी चाहिए, C नोट आपको दिया हुआ मिलेगा, नहीं दिया हुआ मिले तो भी आपको क्या मानना है? 1 मानना है, ठीक है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ मिलेगा, एंट्रोपी पूछता है, डेल एन जी आपको फाइंड आउट करना। 2 काम होता है, ये तो एंट्रोपी दे के ए पूछता है या ए दे के एंट्रोपी पूछता है। ये गेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो कैसे करना समझ में आ गया? ये गेट 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन दे रखी है 2NOCl चेंज इनटू 2NO प्लस Cl2। ए की वैल्यू दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, RT की वैल्यू दे रखी है और आपको डेल एच फॉर एक्टिवेशन पूछा है। जब डेल एच और एक्टिवेशन एनर्जी में रिलेशन पूछे तो आपको एक रिलेशन पता है, डेल एच स्टार इज इक्वल टू EA प्लस डेल एन जी -1 RT। यही होता है ना, ये रिलेशन मैंने आपको करवा रखा है। अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास है, RT की वैल्यू आपके पास है, फाइंड आउट क्या करना है? डेल एन जी। और डेल एन जी ये इक्वेशन देख के स्पष्ट समझ में आता है, डेल एन जी इज इक्वल टू क्या होगा? 2 1 3 - 2 1। तो पेपर में लोग क्या करके आए? 1 - 1 0, तो डेल एच स्टार इज इक्वल टू EA की वैल्यू 105 दे रखी है, तो डेल एच स्टार क्या कर रहा है? 105। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। 4 नंबर प्लस 1 नंबर 5 नंबर गई। देखना ये थ्योरी किस पे काम करती है? एक्टिवेटेड पे। ये थ्योरी किस पे काम करती है? एक्टिवेशन पे। ये क्या है? प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट पे तो ये थ्योरी काम ही नहीं करती, ये थ्योरी किस पे काम करती है, एक्टिवेशन पे। तो डेल एन जी का फॉर्मूला मैंने जो बताया हमेशा वही याद रखना, डेल एन जी स्टार इज इक्वल टू 1 माइनस रिएक्टेंट, 1 माइनस रिएक्टेंट, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में डेल एन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। रिएक्टेंट यहाँ पे कितने हैं, 2, तो डेल एन जी स्टार कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 की जगह क्या आ गया, -1। अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा, डेल एच स्टार इज इक्वल टू ई ए माइनस 2 आर टी, है ना, -1 -1 -2। अब ई ए की वैल्यू आपके पास पता है 105 माइनस 2 2.5 कितना आ जाएगा, 100। दैट वाज आंसर, दैट वाज आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है। तो ये की इक्वेशन हमेशा याद रखनी है। गेट 2016 का क्वेश्चन देखो, फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन, वर्ड दे रखा है बायोमोलिकुलर रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी है, डेल एच एक्टिवेशन पूछा है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, डेल एच स्टार इज इक्वल टू ई ए प्लस डेल एन जी स्टार माइनस 1 आर टी। डेल एच पूछा है, ई ए दे रखा है आपको 5500 जूल, 5.5 किलो जूल या 5500 जूल, प्लस बायोमोलिकुलर रिएक्शन 1 माइनस 2 माइनस 1 -1 -1 -2 आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर आपका दे रखा है 300, सल करोगे तो ये आएगा 5000, ये 500, किलो जूल में चेंज करोगे तो 0.5 किलो जूल, दैट इज आंसर। ठीक है, ये है थर्मोडायनेमिक अप्रोच फॉर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। हम थर्मोडायनेमिक अप्रोच की बात कर चुके, अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की स्टैटिस्टिकल अप्रोच से। कौन सी अप्रोच, स्टैटिस्टिकल अप्रोच, जो किसकी बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल में अपन बात करते हैं पार्टीशन फंक्शन की, है ना। तो अपने देखना रिएक्शन क्या थी, ए प्लस बी चेंज इनटू ए बी स्टार इनटू प्रोडक्ट। तो अपना यहाँ से रेट क्या आया था, वही आया था। किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, ए बी स्टार पे डिपेंड करता है। और ए बी स्टार हमने के इक्विलिब्रियम से क्या निकाला था, न्यू इज इक्वल टू ए बी स्टार। देखना ये के इक्विलिब्रियम स्टार कर दूं मैं, तो क्या आया था, के इक्विलिब्रियम स्टार ए बी, यही आया था ना रेट। तो यहाँ से रेट के टू कितना आ गया था, न्यू इंटू के इक्विलिब्रियम स्टार, ये आ गया था। ठीक है, ये अब थर्मोडायनेमिक अप्रोच में तो न्यू हमने एच न्यू अपॉन के टी माना था, यहाँ पे ये नहीं मानेंगे। यहाँ पे देखना थर्मोडायनेमिक अप्रोच में के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पुट करता हूँ मैं, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पुट हो जाएगी के टू इज इक्वल टू न्यू के इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल अप्रोच से पार्टीशन फंक्शन के रूप में लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, क्यू ऑफ ए बी स्टार अपॉन क्यू ए क्यू बी क्यू ए क्यू बी, और फिर जब इसे मैं आगे लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा ई की पावर माइनस ई नोट अपॉन आर टी, या इसे मैं कर देता हूँ ई ए। के इक्विलिब्रियम को मैंने स्टैटिस्टिकल अप्रोच से लिखा है। स्टैटिस्टिकल अप्रोच में जब हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वहां से के इक्विलिब्रियम निकालना सीखेंगे कि के इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाता है। तो के इक्विलिब्रियम लिखा जाएगा प्रोडक्ट का पार्टीशन फंक्शन अपॉन रिएक्टेंट का पार्टीशन फंक्शन इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो पार्टीशन फंक्शन का मतलब ही फ्रैक्शन है, तो ये लिखा जाएगा। अब देखना मैंने उस टाइम आपको बताया था कि ए बी जब होता है तो एक वाइब्रेशनल किस में चेंज हो जाता है, ट्रांसलेशनल में चेंज हो जाता है। तो जब हम मैं इसके पार्टीशन फंक्शन लिखूंगा तो मैं एक कम लिखूंगा, एक वाइब्रेशन में कम लिखूंगा। तो मैं इसे क्या लिखता हूं, क्यू ए बी स्टार को क्या लिखता हूं, मैं क्या जानता हूं कि जब प्रोडक्ट बनता है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्यू वाइब्रेशनल क्यू ट्रांसलेशनल में चेंज हो जाता है। तो मैं इसे क्यू वाइब्रेशनल इंटू क्यू डैश ए बी स्टार लिख सकता हूं। अलग अलग एक वाइब्रेशन को मैंने अलग हटा लिया और ये लिख दिया। और क्यू वाइब्रेशनल स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, यही होता है। और एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन टूटेगी तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है, तो क्यू वाइब्रेशनल क्या रहेगा, के टी अपॉन एच न्यू, यही रहेगा। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन बहुत
रिएक्शन जब कंप्लीट होगी, वाइब्रेशनल बॉन्ड टूटेगा तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा। टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो इस वैल्यू को रखा जाता है hν/kT। ये अपन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में जब इसका पार्टीशन फंक्शन पढ़ेंगे, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, तब मैं सारी चीजें डिटेल से कराऊंगा कि ये पार्टीशन फंक्शन कैसे आता है और हाई टेम्परेचर पे ये वैल्यू कहाँ से आती है। तो हाई टेम्परेचर पे क्यू वाइब्रेशन होता है kT/hν। तो मैं क्यू ए बी स्टार को क्या लिखता हूं मैं, kT/hν क्यू स्टार ए बी। और क्यू स्टार ए बी की खास बात देखना, 1 वाइब्रेशनल लो, इसमें एक वाइब्रेशनल कम होता है क्योंकि एक वाइब्रेशनल हमने बाहर कर दिया। तो जब मैं क्यू डैश लिखता हूं इसका मतलब एक वाइब्रेशनल इसमें क्या है, कम है। ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशनल ही बॉन्ड ब्रेकिंग में काम आती है, इसलिए मैंने एक वाइब्रेशनल को बाहर निकाल लिया, ये रख दिया। तो आपका K2 कितना आ जाएगा, K2 = न्यू, क्यू वाइब्रेशनल की जगह मैं रख दूंगा, क्यू ए बी की जगह रख दूंगा kT/hν इंटू क्यू डैश ए बी अपॉन क्यू ए क्यू बी e⁻⁻⁸ यहाँ से न्यू कट जाएगा तो K2 क्या आ जाएगा, kT/h क्यू डैश ए बी अपॉन क्यू ए क्यू बी e⁻⁻⁸ ये किससे आया, स्टैटिस्टिकल अप्रोच से। स्टैटिस्टिकल अप्रोच से क्या आता है, K2 की वैल्यू ये आती है। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू क्या आएगी, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, kT/h क्यू डैश ए बी अपॉन क्यू ए क्यू बी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस पूछे तो आप निकाल सकते हो, आपके इनको टेम्परेचर डिपेंडेंस पता हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। ये ए की वैल्यू आएगी, ये जेड और जेड भी लिखता हूं मैं इसे, और जेड कोलिजन से करेंगे तो जेड की वैल्यू भी ये आएगी, आरएनए से करेंगे तो ए की वैल्यू। देखना समझ में आया, K2 = kT/h पार्टीशन फंक्शन ये। तो यहाँ से आरएनए से क्या आ जाएगा, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। ये क्या है, पार्टीशन फंक्शन है। अब इसका क्या काम है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखना अपने को पता है Q = होता है Q ट्रांसलेशनल, Q रोटेशनल, Q वाइब्रेशनल इंटू Q इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक अपने काम है, आएगा नहीं, तीनों को अलग अलग लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एटम प्लस एटम लीनियर TS चेंज इनटू प्रोडक्ट, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। और इसके लिए मैं यदि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालूँ तो कैसे निकलेगा, एक एटम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, क्यू ट्रांसलेशनल कितनी होती है, 3। अपन पहले भी कर चुके हैं, एटम है, एक एटम में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, एटम और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो क्यू ट्रांसलेशनल कितनी होगी, 3, है ना। रोटेशनल कितनी होगी, कुछ भी नहीं होगी। यदि मैं लीनियर मॉलिक्यूल लूं तो क्यू ट्रांसलेशनल कितनी होती है, 3, क्यू रोटेशनल कितनी होती है, 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हूं मैं, पहले भी करवा चुका हूं थर्मोडायनेमिक्स में। एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है सिर्फ 3, तीनों क्या होती है, ट्रांसलेशनल। लीनियर मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, बाकी क्या होती है, वाइब्रेशनल, बाकी क्या होती है, वाइब्रेशनल। और नॉन लीनियर के लिए क्या होती है, क्यू ट्रांसलेशनल 3, क्यू रोटेशनल 3, क्यू वाइब्रेशनल बाकी की होती है। ये हम पहले कर चुके हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे एटम प्लस लीनियर, एक एटम लिया है, एक एटम लिया, तो यहाँ पे लीनियर में n कितना आ जाएगा, 2, n2 आ जाएगा। तो इसके लिए पार्टीशन फंक्शन क्या लिखा जाएगा, देखना इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यू ट्रांसलेशनल 3, इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यू ट्रांसलेशनल 3, ये 2 है तो क्यू ट्रांसलेशनल 3, क्यू रोटेशनल 2, लीनियर है। और वाइब्रेशनल कितना होगा, 6, 3n-5, क्यू वाइब्रेशनल 1। समझ में आया, अपने को पता है वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर के लिए क्या होती है, 3n-5, तो 1। अब देखना इसमें रखूंगा तो A = kT/h क्यू स्टार ए बी। क्यू स्टार ए बी में आपको पता है एक वाइब्रेशनल कम लिखी जाती है, तो इसके एक वाइब्रेशनल कम करोगे तो हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्यू ट्रांसलेशनल 3
Q रोटेशनल 2 अपॉन Q ट्रांसलेशनल 3 Q ट्रांसलेशनल 3। समझ में आया? इसके लिए यदि A लिखोगे तो KT Q डे से B, Q डे से B का मतलब क्या, इसमें एक वाइब्रेशन कम रखना है, यहाँ पे ये आया, इसका एक वाइब्रेशन कम कर दिया तो ये हो गया, ये कट गया, तो A इजिकल टू हो गया KT अपॉन H Q रोटेशनल 2 अपॉन Q ट्रांसलेशनल 3। अब यदि आपको कोई दे कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंड करती है, रोटेशनल ऐसे करती है, बताओ एक ऐसे डिपेंड करेगा, तो आप निकाल सकते हो। यदि मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि Q ट्रांसलेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, Q रोटेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा टी क्यूब, तो क्या ये क्या हो जाएगा टी इंटू टी स्क्वायर बटा टी क्यूब, ए टी की पावर 0 नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यदि आपको दे दे तो। ठीक है, तो इससे कैसे निकालना समझ में आ गया? एक दो एग्जाम्पल और देखना, एक दो एग्जाम्पल और देखना कैसे आपको दे दे एटम प्लस लीनियर मॉलिक्यूल n इज इक्वल टू 2 दे दिया है ना, लीनियर ट्रांजिशन स्टेट चेंज इनटू प्रोडक्ट, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पूछा इसके लिए, तो a इज इक्वल टू देख लो, पहले इसके लिए देख लो क्या होगा, Q ट्रांसलेशनल 3, इसके लिए क्या होगा Q ट्रांसलेशनल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, Q रोटेशनल 2, Q वाइब्रेशनल 1, यही होता है ना, 3n माइनस टोटल होती है 3n, 3 2 5 1 6, ये लीनियर ट्रांजिशन 2 प्लस 1 से n इज इक्वल टू हो गया 3, n इज इक्वल टू 3 हो गया, और लीनियर TS है तो Q ट्रांसलेशनल 3, Q रोटेशनल 2, लीनियर के लिए 2, और Q वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा 9 माइनस 5, क्या, क्योंकि Q वाइब्रेशनल कितना होता है, वाइब्रेशनल Q वाइब्रेशनल 3n माइनस 5 फॉर लीनियर, और 3n माइनस 6 फॉर नॉन लीनियर, तो 4। अब देखना A लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा KT अपॉन H, इसके TS ये आई, लेकिन जब ऊपर लिखते हैं तो एक वाइब्रेशन क्या लिखेंगे, कम लिखेंगे, तो क्या लिखा जाएगा QTR की क्यूब, Q रोटेशनल स्क्वायर, Q वाइब्रेशन कितना लिखा जाएगा 3, क्योंकि एक लिखा जाएगा कम, अपॉन Q ट्रांसलेशनल क्यूब, Q ट्रांसलेशनल क्यूब, Q रोटेशनल स्क्वायर, Q वाइब्रेशनल 1, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे 2, तो आपके पास A कितना आ जाएगा KT अपॉन H Q वाइब्रेशनल स्क्वायर अपॉन Q ट्रांसलेशनल क्यूब। समझ में आ गया? आप A की वैल्यू निकाल सकते हो, और आपको इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंस दे दे तो आप A की टेम्परेचर डिपेंडेंस निकाल सकते हो कि कितनी होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और करता हूं इसका, उससे ज़्यादा आपके क्लियर हो जाएगा। इस बार मैंने आपको दे दिया लीनियर मॉलिक्यूल n इज इक्वल टू 2 प्लस लीनियर मॉलिक्यूल n इज इक्वल टू 3, नॉन लीनियर TS चेंज इनटू प्रोडक्ट। अब इसके लिए देखना, लीनियर मॉलिक्यूल है तो ट्रांसलेशनल तो कितनी हो 3 रहती है, रोटेशनल लीनियर के लिए कितनी होती है 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, 3 2 5 होगी कितनी टोटल 3n माइनस 5 4, Q वाइब्रेशनल कितनी आ गई 4, 4 3 7 8 सॉरी 1, 3n माइनस 5 1, ये 3 मॉलिक्यूल है, लीनियर है तो Q ट्रांसलेशनल तो कितनी होगी 3, Q रोटेशनल कितनी होगी 2, तो Q वाइब्रेशनल कितनी आ जाएगी 3n माइनस 5 4 आ जाएगी। ये देखना नॉन लीनियर है, एटम कितने होंगे 3 प्लस 2 5, n इज इक्वल टू 5, तो Q ट्रांसलेशनल तो हमेशा 3 होती है, नॉन लीनियर के लिए Q रोटेशनल कितनी होती है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम में मैं अच्छे से करा चुका हूँ, आप मेरा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर देख लेना,
एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना बहुत अच्छे से समझाया और उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस भी बताइए, जो मैं आगे डायरेक्ट करवाऊंगा। क्यू रोटेशनल, क्यू वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा 3n-6, 3n-6 5, 15-6, 15-6 9, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखना ए कितना हो जाएगा KT/H, क्यू ट्रांसलेशनल 3, क्यू रोटेशनल 3, वाइब्रेशनल कितना लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पे एक कम लिखते हैं तो क्यू वाइब्रेशनल कितना लिखा जाएगा 8 अपॉन क्यू ट्रांसलेशनल 3, क्यू रोटेशनल 2, क्यू वाइब्रेशनल 1, क्यू ट्रांसलेशनल 3, क्यू रोटेशनल 2, क्यू वाइब्रेशनल 4। अब कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपस में कैंसिल करोगे लिखोगे तो ए क्या लिखा जाएगा KT/H, ऊपर आएगा क्यू वाइब्रेशनल, ऊपर 8 है, नीचे कितना है 5, 3 अपॉन क्यू ट्रांसलेशनल 3 और क्यू रोटेशनल 1, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको दे दे कि क्यू वाइब्रेशनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्यू रोटेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर स्क्वायर है, और क्यू ट्रांसलेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ए किस पे डिपेंड करेगा, तो आप कर सकते हो आराम से, ए क्या हो जाएगा T इंटू टेम्परेचर क्यूब अपॉन टेम्परेचर क्यूब गुणा टेम्परेचर स्क्वायर, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T आ जाएगा। तो इससे आप ए का वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो फर्स्ट स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, मेथड से कैसे आपको निकालनी है, कैसे आपको निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा K2 = KT/H क्यू ए बी क्यू डैश अपॉन क्यू ए क्यू बी e⁻⁻e अपॉन RT। ये क्या है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये तो आपको मेथड से निकालना है। अब डायरेक्ट बताता हूं, ए आपको करना है KT/H इंटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपॉन रिएक्टेड। ठीक है, और टेम्परेचर डिपेंडेंस पूछे तो आपको देखना एटम यदि है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की पावर 1.5, 3/2 मैंने बता चुका है 3/2। लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसमें 3 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल होती है, तो T की पावर 2.5, और नॉन लीनियर है तो ये होता है T की पावर 3। समझ में आ गया। एटम टेम्परेचर, ये यदि ये वैल्यू याद नहीं रहे तो याद रखना, एटम के लिए क्या होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3, और 1/2 पे डिपेंड करती है, तो ये हो जाएगा 1.5 यानी कि 3/2। एक ट्रांसलेशनल 3/2 यानी कि 1.5। लीनियर में क्या होता है ट्रांसलेशनल 3 होती है, रोटेशनल 2 होती है, ये भी 1/2 पे डिपेंड करती है, ये भी 1/2 पे डिपेंड करती है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2/5, सॉरी 5/2 या 2.5। और नॉन लीनियर में क्या होता है ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल भी 3, तो ये भी 3/2, ये भी 3/2, टोटल कितना जाएगा 3। जो हमने उस टाइम किया था इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए वही फॉर्मूला है। एटम टेम्परेचर के 1.5 पे, लीनियर मॉलिक्यूल 2.5 पे और नॉन लीनियर 3 पे, और इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो टेम्परेचर डिपेंडेंस। जैसे आपसे दे कि एटम प्लस एटम चेंज इनटू लीनियर TS, और ए की टेम्परेचर डिपेंडेंस पूछे तो आप कैसे करोगे, A = KT/H लीनियर TS अपॉन एटम इंटू एटम। ठीक है,
तो के टी अपॉन एच लीनियर टी एस किस पे डिपेंड करता है, टी की पावर 2.5, एक टर्म टी की पावर 1.5 इंटू टी की पावर 1.5, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक 3 और 3.5, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 0.5 या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 1/2 सीधे आप निकाल सकते हो। ये है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या कोलिजन फ्रीक्वेंसी की टेम्परेचर पे डिपेंडेंस। ये दो क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किस इक्वेशन के लिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये नेट में आया क्वेश्चन है, मुझे ईयर नहीं पता कौन सा है, तो किस पे डिपेंड नहीं करता, तो चारों के लिए निकाल के देखो। एक क्या होता है के टी अपॉन एच, इसके लिए करोगे तो लीनियर टी एस अपॉन एटम इंटू एटम, लीनियर टी एस किस पे डिपेंड करती है, टी की पावर 2.5 बटा टी की पावर 1.5 इंटू टी की पावर 1.5, यही है ना, टी की पावर 2.5 अपॉन 1.5 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, टी की पावर 0.5, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर देखना एटम प्लस लीनियर मॉलिक्यूल लीनियर टी एस, तो ए कितना हो जाएगा के टी अपॉन एच, लीनियर टी एस के लिए टी की पावर 2.5, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए टी की पावर 2.5, एटम के लिए टी की पावर 1.5, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2.5 प्लस 1.5 4 और ऊपर 3.5, तो 1 अपॉन टी की पावर 0.5 टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये भी नहीं होगा। इसके लिए देखना A इज इक्वल टू के टी अपॉन एच ई की पावर, नॉन लीनियर टी एस के लिए टी की पावर 3, लीनियर के लिए टी की पावर 2.5, एटम के लिए टी की पावर 1.5, 4 टी की पावर 0 डिपेंड नहीं करता, ये हो जाएगा। इसके लिए देखोगे तो ये टी की पावर लीनियर मॉलिक्यूल टी की पावर 2.5, टी की पावर 2.5, टी की पावर 2.5 करोगे तो क्या आ जाएगा टी इंटू टी की पावर 2.5 बटा टी की पावर 2.5 इंटू टी की पावर 2.5, 1 अपॉन टी की पावर 1.5, ये भी डिपेंड करता है, ये भी नहीं होगा। तो निकालना सीखे कैसे करोगे, के टी अपॉन एच एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बटा ये लीनियर के लिए 2.5, एटम के लिए 1.5, नॉन लीनियर के लिए 3, वैल्यू रखना। इस टी को कभी मत भूल जाना, इस टी को भूल जाओगे तो सारी गड़बड़ कर दोगे। निकाल लेना किस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड है, ये भी नेट का ही क्वेश्चन है, क्या है देखना। आपको एक इक्वेशन दी है फॉर CO2 प्लस H2 नॉन लीनियर TS है, CO प्लस H2 कोलिजन फैक्टर डिपेंड ऑन, कोलिजन फैक्टर डिपेंड किस पे करता है, तो मैंने बताया था A हो या Z हो दोनों के लिए क्या होता है KT अपॉन H एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपॉन रिएक्टेंट। तो यहां पे KT अपॉन H ऊपर क्या आएगा नॉन लीनियर TS अपॉन रिएक्टेंट कौन है CO2 और H2। ये मत कर देना क्योंकि ये थ्योरी हमेशा कहाँ लागू होती है, यहां तक ही लागू होती है, ये मत ले लेना, सारा गलत हो जाएगा। अब देखना KT अपॉन H नॉन लीनियर TS टेम्परेचर की क्यों, CO2 क्या है देखना, CO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है लीनियर मॉलिक्यूल, ये क्या एटम तो है नहीं, मॉलिक्यूल कौन सा है लीनियर, तो T की पावर 2.5। H2 क्या है एटम है क्या, नहीं है मॉलिक्यूल है H2, एटम तो सिंगल H होता, और कौन सा मॉलिक्यूल है लीनियर, T की पावर 2.5। यहाँ पे आपको दिया नहीं पहचानना, CO2 लीनियर है H2 लीनियर है, T की पावर 5 T की पावर 4, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन T, आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन T। ठीक है, ये अपना है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।